रमज़ान मुबारक की खूबसूरत सी बरकतों वाली सहरी के साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रात में ना मैंने मटन का सालन बना लिया था शोरबे वाला, क्योंकि सहरी में ना मुझे शोरबा बहुत पसंद है। तो जनाब पराठे और शोरबे वाले सालन के साथ हो रहा है मज़ेदार से रोज़े का अहतमाम। और बस आज जो है रमज़ान मुबारक की तीसरी सहरी है। सहरी वगैरह करेंगे मज़ेदार सी, और उसके बाद नमाज फ़जर अदा करेंगे और उसके बाद फिर जनाब अपने रूटीन के कामों का आगाज़ भी करेंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो है वो दही लगा ली थी। और दही जो है ना, चूँकि रमज़ान मुबारक में रोज़ी इस्तेमाल होती है, रोज़ी ज़रूरत भी पड़ती है, तो इस दफ़ा ना मैंने रमज़ान में ना कुछ एक दो दिन मंगाए दही बाहर से, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि दूध ही मंगा के ना घर में लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो दही आराम से लग जाता है। तो मैंने सोचा कि जाग वगैरह डालते हैं पहले, और हार्ड पार्ट के अंदर ही मैं ये दही लगाऊंगी। और अच्छा, जब लास्ट टाइम ना थोड़ी ठंड थी ना, तो मैंने क्या किया था कि इसके अंदर मैं दूध वगैरह डाल के ना, तो इसको रज़ाई के अंदर रख देती थी हार्ड पार्ट को, और ऐसी जगह रखती थी जहाँ पे कोई उठता बैठता ना हो। तो बहरहाल बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी लग जाया करती थी। तो ऐसे इलाके जहाँ पे ठंड अभी भी बरकरार है ना, तो ये टिप आप लगा सकते हैं कि आप जो है ना हॉट पार्ट में इसको रख के ना, तो किसी गर्म जगह में कंबल वगैरह के अंदर रखते हैं, ताकि जो है ये जल्दी से लग जाए। तो बहरहाल जनाब अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मौसम जो है ना वो वैसे भी गर्मी की तरफ ही जा रहा है, तो दही तो लग ही जाएगी। और लास्ट व्लॉग में ना मैंने आपके साथ ब्रेड के ना बहुत मज़ेदार से ये क्रिस्पी रोल शेयर किए थे, इसकी रेसिपी प्रॉपर शेयर की थी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिन्होंने मेरा वो व्लॉग नहीं ना देखा है, आप लोग सब जाके देख लें, ये इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे। और मैं आपको बताऊं तो मैंने ना ये मतलब टेस्ट करने के बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये जब आप बनाएंगे, यकीन जाने ना कि मेहमान या जो भी घर वाले हैं ना आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। बाहर से इतने मज़े के क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, और इतने मज़ेदार से रोल बन के तैयार हुए थे। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब वाली मैं आ गई थी रूम में, क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के इस व्लॉग में जनाब मैं आप सब बहनों के साथ ना अपनी तीसरी इफ्तार की प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी। इफ्तार मेन्यू में क्या क्या बन रहा है सब डिटेल के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स ना आप सब बहनों तक पहुँच रहे। तो जनाब वाली भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मैंने कहा भाई सब ये उतारते हैं बेडशीट और डालते हैं कॉटन की बेडशीट। और भी मैंने ना एक दिन पहले ही इसको बिछाया था, और मुझे ना रात में इतनी कोई गर्मी लग रही थी, इसके अंदर वेदर चेंज हो गया। अच्छा, अगले दिन ना वो एक पोस्ट पड़ी थी, उसमें आया हुआ था कि भाई जब हमारी जो है ना वो सर्दियों के रोज़े रखने की बारी आई है ना, तो फरवरी में ही गर्मी आ गई है। तो वाकई ऐसा ही कुछ फील हो रहा है, यानी धूप निकलती है ना तो इतनी कोई गर्मी लगने लग जाती है। और मौसम जो है ना, मुझे लगता है कि इस दफ़ा ना बहुत जल्दी चेंज हो गया। यानी पहले जो है हमारे इधर चकवाल सिटी के अंदर ना वेदर चेंज होने में मतलब मार्च अप्रैल तक मौसम अच्छा ही रहता था, इतना कोई गर्म नहीं हुआ करता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसे लगता है कि फरवरी में ही ना गर्मी आ गई है। तो बहरहाल मैंने कहा ये जो है ना बेडशीट गर्म, उसको उठा देते हैं। और ये जीन कॉटन की बेडशीट है, मैंने कहा चलें इसको बिछा देते हैं। और साथ ही साथ जो है ना उसको फिर मैं वॉश करूँगी, और वॉश करके संभाल दूँगी, और फिर ये हमारे जनाब नेक्स्ट सर्दियों में काम आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मौसम जो है ना अब चेंज होगा। और बारिश हो भी गई ना, तो शायद जो तब्दीली है ना वो इतनी कोई ज़्यादा ना आए मौसम के अंदर। इस दफ़ा मौसम जो है ना वो बहुत जल्दी हो चुका है गर्म। और मैं आपको बताऊँ तो ईद के कपड़े ना मैं ले भी चुकी हूँ, और ईद के कपड़ों में ना इस दफ़ा जब मैं गई थी ना लेने बाज़ार, तो यही सोच रही थी कि मैं ना कौन से मौसम का जो है ना जोड़ा लूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मौसम जो है ना वो दरमियाना सा होगा, तो शायद मिड सीज़न का जो स्टफ़ होता है ना वो चल जाएगा। तो लेकिन फिर चूँकि बाज़ार में आपको पता है कि हर तरह का कस्टमर आया हुआ होता है ना, तो उनके बकौल ना वो कहते थे कि कस्टमर जो है ना वो ज़्यादातर लॉन और कॉटन का जो सूट है ना वही लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई चले फिर कॉटन और लॉन ही ले लेते हैं। और मुझे ना अभी बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है मैं ना विंटर स्टफ़ नहीं उठा के ले आई है फिर मिड सीज़न का ना, तो फिर ईद पे पहनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लग रहा है कि इस दफ़ा ईद पे जो है ना गर्मी होगी। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब यहाँ पे फिर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, और मैंने कहा चलें उसको भी ना बास्केट में डाल देते हैं। और माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक के अंदर ना हमारे यहाँ इतने कोई वो ईमानदार लोग होते हैं, यानी आगे जो है ना फ्रूट्स जो सजा रखे होते हैं इतने खूबसूरत, और जो पीछे से डाल के देते हैं ना कस्टमर्स को, तो दिल जो है ना वो बड़ा परेशान होता है इस चीज़ को देख के ना, स्पेशली कि मतलब आप पे उनकी मर्ज़ी का कर रहे हैं, जो आपसे डिमांड कर रहा है आपका जो वो क्या बोलते हैं दुकानदार या जो भी उसको बोल रहे हैं। तो लेकिन ना आपको जो चीज़ देते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी की वो लोग डाल के देते हैं। और रमज़ान में ना वैसे भी हमारे यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे ये चीज़ें ना बड़ी आम हो जाती हैं। तो हर चीज़ के ऊपर जहाँ पे दूसरे ममालिक के अंदर ना डिस्काउंट्स लग जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो
ऑफ़र्स लग जाती हैं, तो वहाँ पे ना हमारे इस मुल्क में ना डिस्काउंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल पता नहीं कब ये वो कहते हैं ना कि हमारे मुल्क का जो मौलाना तारिक ज़मील कहते हैं ना कि गरीब सबसे ज़्यादा बेईमान है। तो आवे क्या आवे ही बिगड़ा हुआ है भाई। बहरहाल चले जनाब, सब्जियां जो है ना वो डालते हैं बास्केट के अंदर, और जो है वो कुछ वेजिटेबल वगैरह लेके आई हुई थी। और मेरी कोशिश होती है ना कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ना साथ के साथ ही लेके आऊँ। हमेशा मैं अपनी बहनों को बताती हूँ ना कि फ़्रेश वेजिटेबल्स भी लेके आती हूँ और फ्रेश फ्रूट्स भी लेके आती हूँ। भाई हमें जो है ना वो बहुत नज़दीक से, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, यानी वेजिटेबल भी बहुत करीब से मिल जाती है और फ्रूट्स भी ना हर टाइम अवेलेबल होते हैं। तो फिर मैं ना ज़्यादा मंगा के ना फ्रिज में रखती नहीं हूँ, इतनी मंगाती हूँ जितनी ना मेरी कोई 4-5 दिन में, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ना यूज़ हो जाए। उसके बाद फिर मैं ना दोबारा से मंगा लेती हूँ। तो बहरहाल मेरी जो रमज़ान में वेजिटेबल यूज़ होती है ना मोस्टली, वो होती है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। तो ये 3 सब्ज़ियाँ मैं लेके आई थी। इसके अलावा टिंडे ले आई थी। मैंने कहा चलें किसी दिन ना सहरी के लिए टिंडे की सब्ज़ी बना लूँगी, और साथ ही जनाब कुछ टमाटर और मिर्ची और ये वो। तो बहरहाल कुछ सब्ज़ी थी, मैंने कहा चलें इसको धोते हैं। और ये पालक देख के ना मेरा दिल खुश हो गया था, इतनी कोई बारीक और छोटी-छोटी पालक थी, और उसके बाद धनिया वगैरह था, और धनिया भी इतना को फ्रेश था ना, तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि इसको ना मैं फ्रिज में रख दूँ बजाय इसके, तो ये ना फिर ख़राब हो जाना है। और कभी ऐसा हो जाता है ना, मतलब हम लोग कभी काम में ना सुस्ती कर जाते हैं, तो मैंने कहा फिर ये ख़राब हो जाना है, तो ऐसे करते हैं कि दफ़ा ना इसको काट के ना बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। तो जब इसको हम लोग ना एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रख देते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक यूज़ हो जाता है। और मेरा तो धनिया जो है वो मैं कहती हूँ कि सालन की जान है, यानी बहुत सारे सालन में मैं शामिल करती हूँ, यानी हर दाल में, सब्ज़ी में, उसके बाद शोरबे वाले सालन में, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें ये तो मेरा जल्दी यूज़ हो जाना है, लेकिन ये कि इसको ना काट के एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रख लेते हैं। चलिए जनाब, इसको मैं डालती हूँ एयर टाइट बॉक्स के अंदर। और आप बताइए आपका रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक जो है ना वो इतनी जल्दी गुजर रहा है, और ये बरकतों और नेमतों वाले दिन जो है ना कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और दुआ करें कि इस रमज़ान मुबारक में ना हम सब लोगों के लिए खैर व बरकत रहे, और सबसे बढ़ के ना हमारे दिलों को बदल दे, क्योंकि दिल बदलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे दही जो है ना वो लग चुकी थी, और ये तकरीबन ना था टाइम इफ्तारी का। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं संभाल के ना, तो कुछ चीज़ें जो इफ्तार के लिए चाहिए होती है ना फ्रिज में से एक ही दफ़ा निकाल के ले आई। तो मैंने कहा चलें जो है इफ्तारी बनाते हैं। और इफ्तारी के अंदर जो मैं बना रही हूँ ना वो है तंदूरी बिरयानी। और ये दही जो है ना ऑलमोस्ट लग चुकी थी, मैंने कहा चलें इसको निकाल लेते हैं। और मैं आपको बताऊँ तो मैंने सहरी की टाइम पे लगाई थी, और इफ्तारी से पहले पहले ना मेरी दही तैयार हो चुकी। तो ये टाइम था तकरीबन ना 3:30 बजे का। मेरी कोशिश होती है कि इफ्तारी ना मैं थोड़ा टाइम से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि पहले रोज़े वाले दिन ना मैं थोड़ी लेट हो गई थी, यानी रोज़ा जो है ना वो खुल गया था और मेरी इफ्तारी जो है ना वो अभी थोड़ी सी बाकी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं अब जो है ना वो थोड़ा सा टाइम से काम शुरू कर देना, ताकि बीच में असर की नमाज़ का टाइम भी हो जाता है, वो भी बंदा अदा कर सके और साथ ही ना अपने कामों को भी मैनेज कर ले। तो मेरा बस यहाँ पे मैंने प्याज श्याज काटा जल्दी से, और मैं बनाने लगी थी तंदूरी बिरयानी, और बड़ी मज़ेदार सी बन के ये तैयार होती है। अच्छा ये मैं मोस्टली ना तभी बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि ये जो है ना ऐसी रेसिपी है कि इसको टाइम भी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर तैयारी भी चाहिए। तो अभी जो है ना वो सारी चीज़ें मौजूद थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना उसको बना लेते हैं। चिकन के साथ मैं इसको बनाऊँगी, और यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया और हड्डी वाला गोश्त मैंने इसके अंदर लिया है। इसके साथ ही ना मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन सबसे पहले जो चीज़ जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून दही, और थोड़ी देर हम लोग ना इसको मैरिनेट करके रख देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून दही शामिल कर दिया इसके अंदर, और इसके साथ ही अच्छा गोश्त जो मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम होगा या 300 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा गोश्त नहीं है। और किलो के हिसाब से फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए होगा। अच्छा उसके बाद फिर जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया, और साथ ही ना इसमें मैंने तंदूरी मसाला, जो शान का तंदूरी मसाला आता है वो शामिल कर दिया, और थोड़ा सा लहसुन पाउडर शामिल कर दिया। और ये बीच में जम चुका था, मैंने इसको थोड़ा सा कूटा और उसके बाद फिर से शामिल कर दिया लहसुन पाउडर। और साथ ही ना इसके अंदर बाकी के मसाले कुछ इसमें ना खुश्क धनिया था, हल्दी पाउडर है, और साथ ही ना थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और नमक शामिल है। बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, और ना मैं इसको अब कुछ देर के लिए ना मैरिनेट करके रख दूँगी। बिरयानी मसाला जो होता है ना शान का, वो भी थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल करके ना स्टेप पे आपने इसको अच्छे से मैरिनेट कर देना, और मैरिनेट करके ना आपने इसको रख देना। अच्छा प्याज जो है ना वो मैंने ब्राउन करने के लिए रखी हुई थी, जैसे ही वो ब्राउन हो जाएगी ना वो भी मैं उठा के ना इस मैरिनेशन में शामिल कर दूँगी। और इसको ना मैं तकरीबन अफ्तारी तक के लिए, यानी जितनी टाइम तक मुझे अफ्तारी से पहले तक चाहिए होगा ना तब तक के लिए मैं मैरिनेट कर लूँगी, यानी तकरीबन 1-1.5 घंटा मेरे पास टाइम था। तो मैंने कहा चलें मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस अब इसका ना डायरेक्ट मैं कौरमा बना लूँगी, जिसमें मैं
टमाटर जो है ना वो फिर मैं पेस्ट की फॉर्म में शामिल कर लूँगी। तो बस जनाब इसको मैरिनेट करके छोड़ती हूँ तकरीबन 1.5 घंटा। उसके बाद फिर जनाब दूसरी साइड पे मैंने कहा चलें जल्दी से फ्रूट चाट बना लेते हैं। और फ्रूट चाट मैं मेरी तकरीबन इफ्तार में डेली ही बनती है। और हस्बैंड जो है ना वो क्रीम वाली फ्रूट चाट नहीं खाते हैं और मुझे क्रीम वाली फ्रूट चाट पसंद है। तो मैं फिर ना थोड़ी बहुत अच्छा हम लोग ख़वातीन क्या करती हैं ना कि घर वालों की पसंद का हमें बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो ये चीज़ नहीं खाते हैं, हस्बैंड ये चीज़ नहीं खाते हैं, सास ससुर ये चीज़ नहीं खाते हैं। तो बस जो भाई बनना है ना उन्हीं का पसंद का बनना है। तो भाई मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि कभी कभी ना अपनी पसंद को भी ना वो कहते हैं ना मलहूज़े खातिर रख लेना चाहिए और कभी कभी ना अपनी पसंद से भी ना कोई चीज़ बना लेनी चाहिए। अच्छा फ्रूट चाट मैंने काटी ना तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप क्रीम वाली खा लेंगे, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि मेरी जो है ना वो अलग निकाल दें और अपनी वाली में क्रीम शामिल कर लें। यानी वो कह लें ना कि दूसरे लफ्ज़ों में बोला कि नहीं मैं नहीं खा सकता। तो फिर मैंने जनाब इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल के चंक्स जो है ना वो शामिल किए हैं। और ये ना मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं ना, तो जो हम लोग कॉकटेल वगैरह लेके आते हैं ना मोस्टली वो पता नहीं टिन की फॉर्म में होता है और उसमें ना अक्सर जंग आ जाता है अगर आप उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक के लिए रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि निकाल के ना उसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फ्रीज़ करने के बाद ना ये तकरीबन मेरा 1 महीना आराम से चल जाता है। तो आपको भी अगर ये ना शामिल करना हो या आप लेके आए ना और आपको परेशानी हो रही हो कि भाई इसको रखें कैसे, इसमें जंग आ जाएगा या टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो आप फ्रूट को निकालें सारा और एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर बेशक आप 1 महीना उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और साथ ही ना मैंने कहा चलें अब क्रीम लेकर आते हैं और आधा जो फ्रूट चाट है वो निकाल दूँगी मैं हस्बैंड के लिए और आधे फ्रूट चाट के अंदर मैं शामिल कर लूँगी क्रीम। भाई अपनी पसंद को भी तो देखना है ना तो बहरहाल जनाब ये जो है ना कर लेंगे हम लोग जल्दी से। और इस स्टेप पे ना मेरी प्यारी बहनें जो वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं या चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा अब मैं आपको बताऊँ तो क्रीम का जो हम लोग डब्बा बाज़ार से लेके आते हैं ना मोस्टली कभी अगर हमारा इस्तेमाल में आधा आए ना तो दूसरा जो है ना वो क्या होता है कि फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाती है, कड़वी हो जाती है या फिर स्मेल सी आने लग जाती है। आप जब भी क्रीम को खोलें ना एक तो बहुत ही साइड से खोलें, उसके बाद इस तरह से उसको निकालने के बाद ना अच्छे तरीके से साइड से ना फोल्ड करके इस तरीके से बंद करें और इतनी टाइटली बंद करें कि इसके अंदर ना कोई भी एयर जो है ना वो ना आ जाए। अच्छा आप इस तरीके से अगर टाइटली इसको बंद करके रख देते हैं ना तो तकरीबन जो है ये आपके 1 हफ़्ता 10 दिन तक आराम से रह जाती है। वरना अगर आप इसको इसी तरीके से खोल के ना रख देते हैं ना या इसमें एयर जो है वो जाती रहेगी ना तो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं और फिर क्या होता है कि क्रीम में ना फंगस आ जाती है या फिर और तो अक्सर सालन वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, आधा डब्बा जाता है, आधा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ये आप करके देख सकते हैं, इससे क्रीम जो है ना वो काफ़ी टाइम तक रह जाती है। मैंने कहा चलिए छोटी सी टिप आप सब बहनों के साथ जो है ना शेयर कर देती हूँ और किचन की मज़ीद टिप्स जो है ना वो मैं आप सब बहनों के साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। रमज़ान के व्लॉग्स को भी आप देखा कीजिए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ तो बस मैंने ना टमाटर जो है वो चॉपर में चॉप कर लिए थे, उसके बाद 3-4 हरी मिर्ची शामिल की और बस ये मसाला जो मैंने मैरिनेट करके रखा होता है एक पतीली में डाला और अब इसको ना हम लोगों ने अच्छे तरीके से पका लेना है। और चाहें तो 1 कप जो है ना वो पानी का भी आप शामिल कर सकते हैं ताकि चिकन भी जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। मोस्टली चिकन को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो बहरहाल जनाब वो जितनी देर में गल रही है ना इतनी देर में मैंने कहा चलें तीसरी चीज़ जो इफ्तार के लिए बनने जा रही है वो है चना चाट। और चना चाट जो है ना मैं सोच रही थी कि आज दही वाली बनाऊँ। वैसे मुझे चना चाट जो है ना वो ड्राई फॉर्म में पसंद है, यानी उसमें शोरबा वोरबा ना हो, लेकिन यह है कि मैंने कहा चला आज बिरयानी बन रही है तो साथ जो है ना दही वाली जो चना चाट होती है ना उसको बना लेते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप के करीब दही ले लिया। अच्छा मैं जो भी इफ्तारी बना रही हूँ ना मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, भाई साहब ये ना बोलिएगा आके कि भाई आप जो है ना वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी बनाती हैं। तो क्योंकि इफ्तार में मेरे हस्बैंड होते हैं या फिर मैं होती हूँ और कभी कभी फातिमा की दादो होती हैं, तो मोस्टली वो जो है वो अपना इफ्तार बना के हमसे शेयर कर देती हूँ और मैं अपने इफ्तार बना के उनसे शेयर कर देती हूँ। तो ये सारी रमज़ान की बरकतें हैं भाई, ये चलती ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह से। रमज़ान में वैसे भी ना खाने में इतनी बरकत होती है कि आप थोड़ा सा भी बनाते हैं ना तो वो काफ़ी हो जाता है। तो बहरहाल जनाब दही के अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस डाले जिनमें जो है चाट मसाला नमक काली मिर्च वगैरह थी, तो वो डाल के ना मैंने अच्छे से इसको ना ज़रा सा फेंट लिया। उसके बाद फिर मैं इसमें चने जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, और ये जो काम ना मैंने पहले से करके रखे हुए थे ना, यकीन जाने कि मेरे लिए इतनी कोई आसानी होगी रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना पहले से करके रख सकते हैं। मैंने फिर इसके अंदर कुछ सब्ज़ियाँ शामिल की जिनमें आलू बॉयल थे, उसके बाद प्याज था, टमाटर, हरी मिर्च, तो ये सारी शामिल करने के बाद जनाब हमारी जो चने चाट है ना ये ऑलमोस्ट हो चुकी है तैयार।
टाइम आ चुका था चावल के दम लगाने का बिरयानी के। जैसे ही कौरमा मेरा जो है ना वो अच्छा सा पक चुका था, चिकन अच्छी सी गल चुकी थी, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, तो मैंने कहा चलें ऑयल डालते हैं। सबसे पहले पतीली के अंदर चावल मैंने बॉईल करके जो है ना उतार लिए थे, और बस जनाब यहाँ पे मैंने चावल की लेयर दी, उसके बाद पे मैंने बिरयानी की मसाले की लेयर दी। और मैं ना लेयर सेंटर की लेयर जो है ना वो मुझे अच्छी लगती है, उससे टेस्ट भी नज़र अच्छा आता है। अक्सर बहनें जो है ना वो सिर्फ टॉप लेयर देती है, यानी सबसे एंड वाली एक लेयर दे देती हैं बस। लेकिन मुझे ना लगता है कि जब आप सेंटर में भी लेयर देते हैं ना चिकन के मसाले की ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद फिर से चावल ऊपर डाले और इसी तरीके से धनिया डाल दिया। पुदीना मेरे पास था नहीं, वरना जो पुदीने की एक खुशबू आती है ना वो बहुत बहुत ही अच्छी आती है। तो बहरहाल जनाब कलर डाला और उसके बाद मैंने दे दिया दम। और ये मैं पापड़ी लेके आई थी रमज़ान से पहले, तो आज मुझे ही नज़र आ गई है, तो मैंने कहा चले इसको भी जो है ना थोड़ा सा ना इस तरीके से तोड़ के ना डाल देते हैं चना चाट के ऊपर। चलें जनाब, इस तरीके से मैंने जो है ना पापड़ी भी डाल दिया, और आज की इफ्तार का मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अच्छा, आज मैं ना कोई रोल वगैरह नहीं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कल के इफ्तार में मैंने ब्रेड रोल भी बनाए थे और दूसरे रोल भी बनाए थे ना, तो मैं इस तरह गैप दे के बनाती हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली का पता होता है ना कि भाई आज जो है ना वो फैमिली में क्या पसंद किया जाएगा, कल खाई है ये चीज़ तो आज बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो बस इसी तरीके से मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई आज ये चीज़ बन सकती है तो खाई भी जाएगी, नहीं खाई जाएगी तो नहीं बनाती हूँ। तो बहरहाल जनाब बिरयानी जो है ना वो बड़े मज़ेदार सी और खुशबूदार सी बन के तैयार हो चुकी है। ये मैरिनेशन वाली जो बिरयानी है ना, आपने इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि अगर आपने इस बिरयानी को बनाया है ना तो आपके घर वालों ने कितना पसंद किया। बहरहाल जनाब इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चले जल्दी से इफ्तारी के लिए दस्तरखान लगाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इफ्तारी की, अपने अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा। हम तो अपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी करके आपके साथ शेयर कर दिया। खूबसूरत सा व्लॉग मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।